हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस चैप्टर नंबर 10 पारिवारिक संसाधन प्रबंधन यानी फैमिली जो है हम कैसे संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स को। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि अगर पारिवारिक संसाधन का प्रबंधन अगर हम नहीं करते हैं तो घर को चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में पारिवारिक संसाधन का पूरा जो है प्रबंधन करते हैं उनका घर जो है सुचारू रूप से चलते हैं और उनके घर में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसी विषय में हम इसमें चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पारिवारिक संसाधन में और क्या क्या चीज़ है जो एक घर को जो है घर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। देखिए दोस्तों, इसमें हम सब शांतिपूर्ण संतुष्टि जीवन बिताना चाहते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जो है अपना जीवन जो है शांतिपूर्ण एवं जो बिताए और संतुष्टिपूर्वक बिताए। हम सब जो है आरामदायक जीवन के लिए अच्छा खाना, कपड़ा, शिक्षा और घर चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी को यह चीज़ें मिलती है? आप कैसे जानेंगे कि सभी परिवार जो है आरामदायक एवं प्रसन्न जीवन बिताते हैं? आपने आसपास रहने वाले लोगों का जो है प्रक्षेपण करिए। एक ही जगह एक ही प्रकार के घरों में रहते हुए एक सी आय और पारिवारिक आकार होने के बावजूद भी आप पाएंगे कि उनमें कुछ काफ़ी प्रसन्न और अच्छी तरह रहते हैं, जबकि कुछ अन्य असंतुष्ट होते हैं। क्या आप इन विभिन्नता का कारण जानते हैं? सभी परिवार प्रसन्न न असंतुष्ट हों, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आइए हम परिवार के ये प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मदद कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो आती है वो आता है संसाधन। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि संसाधन क्या है। जब आप एक पोशाक खरीदना चाहते हैं तब
आपको धन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब आप अपने मित्रों के घर जाना चाहते हैं तब या तो आप पैदल जाएंगे या साइकिल का प्रयोग करेंगे। जब आपका परिवार घर बनवाना चाहता है तब आपको भूमि व धन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम अपने क्रियाकलापों के लिए अन्य संसाधन जैसे ज्ञान, भौतिक वस्तुएं, कौशल आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए कई वस्तु व चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को हम संसाधन ही कहते हैं। देखिए अपना जीवन जो है, आप अपने जीवन को जीने के लिए, जो आरामदायक बनाने के लिए जो भी वस्तु का उपयोग करते हो वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन में आपका दो विचार नहीं होना चाहिए। संसाधन का अर्थ ही होता है जो आपके जीवन को लाभदायक बना दिया, उसी को ही संसाधन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माध्यमों को संसाधन कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संसाधन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के एक माध्यम है। यानी संसाधन के द्वारा ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पॉइंट आता है संसाधनों के प्रकार। हम पहले देख ही चुके हैं कि हमारे आसपास पैसा, समय, भूमि, ज्ञान आदि कई संसाधन हैं। इनमें से कुछ अन्य भी हैं जैसे धन, वेतन, किराया, बचत खाते पर जो है ब्याज आदि, आपके रहने और कार्य करने हेतु घर, समय जैसे दिन का 1 घंटा, महीना आदि, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ज्ञान, कौशल और कार्य करने की क्षमता जैसे ड्राइविंग, तैराकी आदि। सामुदायिक सुविधाएं जैसे पार्क, अस्पताल, सड़कें, बस आदि, ये सारे के सारे जो है संसाधन के एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जब आप इन सूची को ध्यानपूर्वक देखेंगे तब आप महसूस करेंगे कि धन, घर, उपकरण आदि संसाधनों में अंतर है। एक घर या उपकरण का सबके लिए एक ही मूल्य होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं उसी मूल्य पर खरीद सकता है, किंतु आपका ज्ञान या कौशल आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत मूल्यवान हो सकता है, जबकि हो सकता है कि अन्य लोगों के लिए इसकी इतनी उपयोगिता सिद्ध न हो। आपकी ऊर्जा आपके लिए एक साधन है और उसकी इच्छा का कोई भी कार्य करने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि आपकी माँ में अच्छी डॉक्टर बनने की कौशल है तो केवल वही उसका उपयोग कर सकती है। अंततः कुछ संसाधन किसी भी व्यक्ति का हिस्सा होता है और उसी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ऐसे संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कुशलता आपके अंदर है, कोई कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है, तो इसको हम मानव संसाधन कहते हैं। यानी जो एक ही व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की जो कुशलता होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानव संसाधन। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो हमारी कौशल है, हमारी जो कुशलताएं हैं उनको हम ही प्रयोग कर सकते हैं, ये सारे जो होंगे मानव संसाधन कहलाएंगे। इसमें कहते हैं समय, ऊर्जा, कौशल व क्षमताएं आदि मानवीय संसाधन के उदाहरण हैं। देखिए समय, ऊर्जा, कौशल, क्षमता, ये सारे के सारे जो होते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। कहते हैं व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहित और प्रयोग में लाए गए संसाधन मानव संसाधन कहलाता है। तो इसका कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हो, एग्जामिनर कभी गलत नहीं कहेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उपलब्ध साधनों की मात्रा अलग अलग होती है, अंततः उन साधनों की प्राप्ति किया जा सकता है, उनका संवर्धन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ अन्य साधन प्रत्येक के प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान मानवीय संसाधन की अपेक्षा अधिक सरलता से की जा सकती है। इन संसाधनों में कुछ जैसे पार्क और सामुदायिक सुविधाएं हम सभी को उपलब्ध हैं, किंतु इनका जो है उचित प्रयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार उनसे लाभ उठाते हैं। ऐसे संसाधन मानव संसाधन कहे जा सकते हैं। धन, मकान, भूमि, भौतिक वस्तु और सामुदायिक सुविधाएं आदि जो है अब मानव संसाधन कुछ उदाहरण बन सकते हैं। अब मानव संसाधन व्यक्ति जो इतर होते हैं लेकिन वह व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनका उपयोग भी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। देखिए दोस्तों, अमानव
जो मानव नहीं होते हैं, लेकिन इनका नियंत्रण जो होता है मानव ही करता है। जैसे आप एक जेसीबी की उदाहरण एग्जाम्पल ले सकते हो। जेसीबी जो होता है एक जो होता है अमानवीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जो है ये मानव द्वारा नियंत्रित होती है। कहते हैं साधन, देखिए साधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानव संसाधन, एक अमानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत जो आती है आपके समक्ष समय, ऊर्जा, कौशल, योग्यता, ये सारे के सारे जो है मानव संसाधन है। ध्यान से सुनना दोस्तों, समय, ऊर्जा, कौशल, योग्यता, ये सारे जो है मानव संसाधन है। अमानव संसाधन क्या होते हैं? धन, मकान, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं, ये सारे के सारे जो है अमानवीय संसाधन है। यानी ये मानव संसाधन न होके भी मानव के लिए जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संसाधनों की विशेषताएं। कहते हैं मानव और अमानव दोनों संसाधनों के कुछ सामान्य लक्षण या विशेषताएं हैं, इनकी सूचना नीचे दी गई है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि संसाधन उपयोगी होते हैं। संसाधन का प्रयोग हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, इसलिए इन्हें संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मकान जो होती है दोस्तों आश्रय देता है, बस हमें स्कूल और ऑफिस पहुंचाती है, आपकी माँ की जो है कपड़े सिलने की क्षमता आपके परिवार के कपड़े समय पर सिलने में वो पैसे की बचत करने में सहायता करती है। तो ये सारे के सारे जो है एक विशेषता में आ जाती है। संसाधन सीमित होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक साधन जो है सीमित होती है। आपके पास दिन में केवल 24 ही घंटे होते हैं। उसी प्रकार वेतन भी निश्चित होती है, आपकी ऊर्जा भी सीमित होती है। इसी प्रकार पानी, बिजली, ईंधन आदि भी जो है सीमित होती है। संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें उनके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। अगर आप संरक्षण नहीं करोगे तो हो सकता है उसका इस्तेमाल जो है दोबारा नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि घर में अगर लाइट कट रही है, आपके पास इन्वर्टर है, तो आप कंटिन्यू अगर सारे फैन पंखे चला के बैठे पड़े हो और इसका व्यर्थ यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो संसाधन कुछ समय में नष्ट हो जाए और लाइट भी ना आए, तो उस संसाधन का जो है आप सही उपयोग नहीं कर पाओगे। कुछ समय के पश्चात आपको गर्मी में ही बैठना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपके समझ के लिए ज़रूरी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संसाधनों का आपस में संबंध होता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट और मान्य भी रखता है। जब आप कार्य करते हैं तब समय, ऊर्जा और कौशल जैसे संसाधनों की जो है समुचित आपूर्ति के बिना आप किसी भी उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप महसूस करेंगे कि सभी संसाधन एक ही समय प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनका आपस में एक संबंध होता है और ये संबंध जो है अत्यंत आवश्यक होता है। इन्हीं संबंध से जो है ये आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। आपको पता है कि ऑप्शनली हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अधिकांश संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक ही समय को कई क्रियाकलाप के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए, पढ़ने के लिए या टेलीविज़न देखने के लिए। इसी प्रकार आप अपनी आय को, पारिवारिक बचत को, घर खरीदने के लिए, उपकरण या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकती हैं। इस प्रकार साधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग होता है। उसके पश्चात है संसाधनों की प्रतिस्थापित किया जा सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है कि एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक या अन्य संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। आपने ऑफिस या स्कूल तक जाने के लिए आप अपने समय या ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, या तो पैदल चलकर या धन का उपयोग करके बस से यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण है खाना घर पर पकाने की अपेक्षा आप रेडीमेड खाना या सुविधाजनक भोजन का उपयोग कर सकते हैं। अंत एक साधन को एवज में आप दूसरे संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपका पैसा भी एक साधन था, आप दूसरे साधन जो है खरीदने के लिए पहले साधन का उपयोग कर सकते हो। तो ये जो कहलाता है साधन का प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी एक साधन का जो है दूसरे साधन खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी संसाधनों के सामान्य लक्षण होते हैं, इसलिए हमें संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमें उनका संवर्धन या विकास करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, अंततः उनका संरक्षण करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है।
उदाहरण के लिए जो ऊपर लिखित दो बातों का प्राप्त करने के लिए अपना ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपने कपड़े स्वयं सिले, ताकि आप पैसा भी बचा सकें और अपनी सुविधात्मक इच्छा को भी संतुष्ट कर सकें। दोस्तों, ये चीज़ें जो होती है, संसाधन का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कहते हैं संतृष्ट में वृद्धि के तरीके देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। संसाधनों के उपयोग करते समय हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका इस प्रकार उपयोग हो कि हमें उनके उपयोग से अधिकतम लाभ मिल सके। इस प्रकार हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। संसाधनों की उपयोगिता से अधिकतम तुष्टि प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों की सूची दी जा गई है। कहते हैं सभी उपलब्ध साधनों की पहचान कर लें, संसाधनों का उपयोग उचित मात्रा में करें, अधिक महंगे संसाधन के एवज में जो है सस्ते साधन का उपयोग करें, संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने की आदत विकसित करें। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान देते हो तो आपको जो है कभी असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके पश्चात साधनों की उपलब्धता बढ़ाने की आदत का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों को मिल बांट कर उपयोग करें ताकि आप दूसरे को उनके उपयोग से वंचित न करें। साधनों की जो है बर्बादी न करें, ये अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके लिए आपको कुछ 3 नियम अपनाने पड़ेंगे। उपयोग करें, पुण्य उपयोग करें, पुण्य चक्रण करें, ताकि आपको साधनों के उपयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये अत्यंत आवश्यक मेथड है संसाधनों को जो उपयोग करने का, और इससे जो है आपका धन भी बचत होगा, समय भी बचत होगी और आपके संसाधन जो है नष्ट भी नहीं होंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रबंधन की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, इसमें आप दूर रह रहे अपने दादा दादी से मिलना चाहते हैं, आप अपने जाने के लिए क्या प्रबंधन करेंगे। आपको निम्न की आवश्यकता होगी। यात्रा के लिए आवश्यक कार्य की सूची बनाना चाहिए आपको। नियत तारीख के लिए जो है टिकट खरीदना होगा। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक चीज़ों को भी एकत्र करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। साथ में आपको जो वस्तु आपके पास नहीं है उनकी खरीदारी भी करनी पड़ सकती है। जांच करें कि योग्यता अनुसार आपके पास प्रत्येक वस्तु है या नहीं, और अपना सामान पैक करें, जैसे कपड़े, भोजन, जूते, पानी की बोतल, तौलिया, साबुन इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों, यात्रा करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अपने दादा दादी को जो है सूचित करना पड़ेगा आपको। ट्रेन पकड़कर अपने दादा दादी के घर जाना। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है संसाधन के जो है एकत्र करने के ऊपर ही निर्धारित होती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस प्रकार यात्रा का प्रबंधन किया है और किस प्रकार एक आरामदायक यात्रा के लिए अपने सभी वस्तुओं के एकत्र भी किया है? हाँ, इस संबंध में जो प्रक्रिया आपने अपनाए उसके ही प्रबंधन क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रबंधन का अर्थ ही होता है कि आप कुछ भी करने के लिए क्या क्या चीज़ों का जो है उपयोग करते हो और कैसा उसका प्रबंधन करते हो, यही प्रबंधन भी कहलाता है। और इसके लिए जो वस्तु आपने प्रयोग किया है वो उसके संसाधन होते हैं। जैसे आपने बस का उपयोग किया या आपने ट्रेन का उपयोग किया, ये जो होते हैं संसाधन होते हैं जो कि आपको कुछ समय में पहुंचा देते हैं। लेकिन जो आपने टिकट खरीदने से लेकर आपने जो यात्रा करने की जितने भी क्रियाकलाप किया है, चाहे वो जूता खरीदने का हो, चाहे वो साबुन रखने का हो, ये सारे प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रबंधन का मतलब समझ सकते हो कि सामानों को एकत्र करना होता है, और संसाधन का अर्थ होता है जिसका हम उपयोग करेंगे या जिस संसाधन के थ्रू हम कहीं जाएंगे या जो संसाधन हमारे लिए उपयोगी सिद्ध भी होगा। हाँ, आपने कई चीज़ों की व्यवस्था ताकि आप अपनी योग्यता अनुसार अपने दादा दादी से मिलने जा सके। तो ये चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपके पास जो कुछ है उन सब वस्तुओं से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना ही प्रबंधन कहलाता है। यानी जो आपके पास वस्तु उपलब्ध है उन वस्तुओं से आप जैसे कुछ कार्य कर लेते हैं तो वही प्रबंधन कहलाता है। मान लीजिए अगर आपको सब्जी बनाना है, अच्छा से अच्छा बनाना है, लेकिन आप क्या करते हो, ये सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध है लेकिन इसका प्रबंधन करते हैं, सब चीज़ इकट्ठा करते हैं और फिर जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो यही चीज़ जो होता है आपका प्रबंधन कहलाता है। और जो बन के तैयार होता है इन साधनों से, तो ये संसाधन के रूप में भी जाना जा सकता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रबंधन का महत्व। आइए आप कल्पना करें कि यदि आपने अपनी योजना अनुसार कार्य या प्रबंधन न किया होता तो क्या होता। हाँ, आपके नीचे दिए गए समस्याओं में से कुछ सामना भी करना पड़ता। आप स्टेशन देरी से पहुंचते, बिना उचित टिकट को आपको अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ जाती, आप अपना भोजन और पीने का पानी ले जाना भूल जाते, पहुंचने पर आपको अपने दादा दादी का घर बंद मिलता क्योंकि आपने कोई भी चीज़ प्लानिंग बना के नहीं किया है। अब आप सहमत होंगे कि प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे यात्रा जैसे एक साधारण से कार्य को भी सफलता से किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई परिस्थितियों में हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रबंधन की हमारी दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। प्रबंधन आपकी सहायता भी करते हैं। इसमें यह होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में आपको सहायता करता है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, संसाधन को जो है समुचित उपयोग में लाते हैं, जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में भी आप महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और संसाधन को जो है बर्बादी होने से भी रोकते हैं। उसके पश्चात है कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ने में भी आपका सहायता मिलता है और जीवन को बेहतर मानदंड प्राप्त करने में भी सहयोग प्राप्त होता है। उसके पश्चात प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। आपने अभी सीखा है कि प्रबंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कई लक्ष्य को प्राप्ति करनी होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करनी होती है। चाहे आपका लक्ष्य अधिक और कम महत्वपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। आपको यह भी मालूम है कि संसाधन सीमित होती है और सीमित साधनों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक जो है सुव्यवस्थित तरीका अपनाना भी पड़ता है। प्रबंधन करने के जो दोस्तों कुछ चरण होती है, इन चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले योजना बनाना पड़ता है, उन चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ता है और नियंत्रण करना पड़ता है, फिर मूल्यांकन करना भी पड़ता है। तब जाके जो है आप प्रबंधन का सही चरण जो है यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक विशेष पद्धति अपनाता है जो अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है। सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए, यानी कि आप एक योजना बनाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु आपके पास उपलब्ध है। आप यह भी देखते हैं कि कौन सा कार्य किसे और कैसे कराना है। दूसरे शब्दों में आप व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद आप वास्तविक कार्य करते हैं, अर्थात अपनी योजना को जो है क्रियान्वित करते हैं या आप अपने क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखते हैं ताकि आपका कार्य जो है योजना अनुसार हो। एक बार जब कार्य हो जाए तब आप देखते हैं कि क्या सारा कार्य योजना अनुसार हुआ है। दूसरे शब्दों में आप अपने किए गए कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रबंधन के प्रत्येक चरण की विस्तृत व्याख्या निम्न है। इन्हें प्रबंधन के चरण भी कहा जाता है। सबसे पहला चरण यही आता है, योजना बनाना। प्रबंधन के पहले चरण में पहले से ही यह सोचना है कि क्या किया जाना चाहिए, अर्थात योजना बनाना। योजना बनाने का सरलतम तरीका यही है कि जिन कार्यों को किया जाना है उनकी एक सूची बनाइए ताकि आप कुछ कार्यों को पहले से किया जाना हो सके और दूसरे कार्यों को बाद में। अंत इन्हें क्रमबद्ध कर लें। यदि आप अपने दादा दादी के घर जाने की यात्रा का उदाहरण ले तो आपने सभी कार्यों की योजना बना ली है और उसके बाद आपने सभी वस्तुओं को एकत्र किया है जो नहीं थी, उनकी खरीदारी की। उदाहरण के लिए पहले आपने बैंक से पैसा निकाला और फिर स्टेशन जाकर यात्रा के लिए टिकट लिया। पहले आपने टिकट लिया, बाद में बिस्तर, साबुन, कपड़े, तौलिया आदि लेकर उनको अपने एक सूटकेस में पैक कर लिया। ऐसा करते वक्त आपने प्रत्येक क्रियाकलाप को कार्य के अनुसार जो है क्रमबद्ध किया है। क्रमबद्ध सूची का जो अनुसरण करने के अलावा आपको अपनी योजना को लचीला भी बनाना है ताकि आप आखिरी वक्त पर जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको पता चले कि टिकट 16 जुलाई के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरी ट्रेन का भी अगले दिन का टिकट ले सकते हैं। इस प्रकार योजना में हम जो है शामिल है क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों को क्रमबद्ध करना, किसी प्रकार के जो रद्द बदल के लिए योजना में लचीलापन रखना। क्या अब आप बता सकते हैं कि योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, इसलिए कि महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी कार्य को करने से पहले किसी आवश्यक पहलू को भूलें नहीं। आपके पास अपने हाथ में ऐसा कुछ है कि आप अपने कार्यों को जो व्यवस्थित कर लें। संक्षेप में योजना बनाने के दौरान निम्न के विषय में सोच लें। क्या किया जाना है,
कार्य को कौन करेगा, कार्य कब किया जाएगा, कौन से साधन का प्रयोग किया जाएंगे, ये सारे इसके सारे जो है इम्पोर्टेंट बातें मान्य रखती है। उसके पश्चात है चरण दूसरा, व्यवस्था। योजना बनाने के बाद आपको अपने जो है अन्य साधनों को एकत्र करना होगा ताकि योजना को उचित रूप से जो है क्रियान्वित किया जा सके। व्यवस्था के प्रबंधन संसाधनों के एकजुट करना और उत्तरदायित्वों को जो है आवंटन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। व्यवस्था का अर्थ साधनों को एकत्र करके योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व का आवंटन करना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब पीछे की ओर चले और पहले दिए गए उदाहरण को देखें। आपने देखा ही होगा कि दादा दादी के घर जाने के लिए यात्रा की योजना बना रहे थे। जब आपने स्टेशन जाकर टिकट खरीदने की ये सोची, अर्थात आपने स्वयं को जो है उत्तरदायित्व सौंपा, परंतु योजना में हमेशा आप ही शामिल नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप यात्रा का टिकट खरीदने का निश्चय किया है तब आप स्वयं भी टिकट खरीद सकते हैं या आप अपने भाई या माँ की मदद भी ले सकते हैं। इस प्रकार कौन क्या करेगा के विषय में निश्चित कर लेने के बाद आप प्रत्येक वस्तु जो यात्रा के लिए आवश्यक है एकत्र करने में जुट जाएंगे। उत्तरदायित्व सौंपने और संसाधन जुटाने का उत्तरदायित्व प्रबंधन के दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। दूसरे लोगों की जो है कार्यभार सौंपते समय हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन्हें कार्यभार सौंपा गया है उनके पास उस कार्य को करने की आवश्यकता, योग्यता या क्षमता या उस कार्य करने की इच्छा भी होनी जरूरी है। उदाहरण के लिए यदि आप स्वयं जाकर टिकट न ले पाए तब आप अपने भाई को टिकट खरीदने के लिए कह सकते हैं क्योंकि उसका ऑफिस रेलवे स्टेशन के पास ही है। इस प्रकार यह टिकट खरीदने की स्थिति में होगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपना कार्य व्यवस्थित नहीं किया है तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या होगा यदि आपने कार्यभार उन लोगों को सौंपा है जो ना तो उस कार्य को करना चाहते हैं और ना उसमें उस कार्य को करने की क्षमता है? तब क्या होगा जब आप किसी अत्यंत व्यक्ति जो है व्यस्त व्यक्ति से किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे? हाँ, आपने ठीक ही कह दिया कि गया कि कार्य ठीक प्रकार से नहीं होगा या जो किया हुआ जाएगा। अंततः आपकी योजना भी असफल हो जाएगी और आपका जो है कई तरह से नुकसान भी होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रत्येक कार्य योजनानुसार पूर्ण हो, कार्य का जो है समुचित विभाजन हो, कार्य समय पर संपन्न हो, समय, ऊर्जा और दूसरे संसाधनों की बचत हो, आपकी यात्रा सफल हो। तो ये सारे बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। इसका अर्थ है कि क्योंकि कार्य का विभाजन दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हो रहा है, अंततः यह समय ऊर्जा की बचत भी करता है। क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अंततः सभी कार्य अच्छी तरह से पूरे होंगे और किसी पर भी कार्य का जो है अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। कार्य का समुचित विभाजन भी होगा। ऐसा करने से संसाधनों की जो है बर्बादी नहीं होगी और उसका जो है संरक्षण भी होगा। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है चरण 3, नियंत्रण। जब योजना बनाकर तैयार हो जाती है, जो योजना बनने का तैयार हो जाती है तो संसाधनों की व्यवस्था हो जाए तब वास्तविक कार्य आरंभ होती है। इस अवस्था में नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि कार्य को योजना अनुसार किया जाना चाहिए। पिछले उदाहरण को देखिए, हमने उसमें देखा था कि यदि आपको टिकट न मिला तो आप वैकल्पिक व्यवस्था के विषय में भी सोच सकते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी योग्यता अनुसार कार्य करना चाहते हैं तब आपको अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होती है ताकि मूल योजना का जो है क्रियान्वित हो सके। नियंत्रण का अर्थ योजना का जो है क्रियान्वित करना भी होता है। जैसे जैसे कार्य होता रहता है आपकी अपनी योग्यता भी जो है सफलता की जांच भी करते रहना चाहिए। जब आप यह कहते हैं तो कई बार परिस्थिति बदल भी जाती है जो नए निर्माण की मांग भी करती है। उदाहरण के लिए यदि आपने 15 तारीख को जाने की योजना बनाई है लेकिन आपको पता चला है कि उस दिन का टिकट तो उपलब्ध ही नहीं है, तब क्या करेंगे? आपके निम्न में किसी एक विषय में निर्णय करना होगा। ट्रेन बदलनी होगी, जाने के समय में फेरबदल करना होगा, यात्रा जो है स्थगित भी करना पड़ सकता है। तो ये वैकल्पिक ऑप्शन होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है क्योंकि आप यात्रा स्थगित नहीं करना चाहेंगे। अंततः आप या तो कोई दूसरे ट्रेन से लेने का निर्णय करेंगे या उसी ट्रेन से किसी अन्य तारीख को जाने का निर्णय
लेंगे। इस तरह व्यवस्था नियंत्रण कहलाती है। ये जो होती है दोस्तों व्यवस्था को नियंत्रण करने की विधि है। जैसे जैसे योजना क्रियान्वित होती जाती है आप उसमें जो है समायोजन भी करते हैं। आप अपनी गतिविधियों को जो है परिवर्तित या नियंत्रित करते हैं ताकि आपकी योजना असफल न हो। इसके लिए लचीलापन भी कहते हैं, यानी इसमें लचीलापन लाना भी अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं नियंत्रण का अर्थ योजना अनुसार और व्यवस्था अनुसार गतिविधियों का संचालन होता है। उसके पश्चात है मूल्यांकन। देखिए दोस्तों मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक है कि जो आपने कार्य किया वो सही है या गलत, तो इस विधि को जो है हम कहते हैं मूल्यांकन। कहते हैं मूल्यांकन का अर्थ होता है कि अपनी योजना की सफलता की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम भी उठाना। उदाहरण के लिए जब आप अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं तो आप उसे चख कर देखना चाहते हैं कि भोजन ठीक बना है या नहीं। आप यह भी देखते हैं कि प्रत्येक चीज़ समुचित मात्रा में बनी है या नहीं। तो ये जो होता है जांच परख होती है जो करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। यह सब आपके समय से पहले ही अपनी गलतियों की जांच करने में सहायता करती है और आपके कार्य और उत्पाद को बेहतर बनाती है। देखिए दोस्तों ये बात मूल्यांकन की अत्यंत आवश्यक है। तभी तो मैं कहता हूँ अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो त्रिपाण स्टडी सेंटर इसके लिए हमेशा अग्रसर है और ये जितना भी आप मुझे गलतियाँ बताओगे उसको मैं बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा। किसी बच्चे ने मुझे ये भी बोला था कि आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो इसके लिए भी मैं कार्यशील हूँ। कहते हैं जब तक आप मुझे मेरी गलती नहीं बताइएगा मैं अच्छे से अच्छा नहीं बन पाऊंगा। कहते हैं तभी तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये दूसरे बच्चों से भी शेयर करो जो पढ़ते हैं NIOS बोर्ड में, क्योंकि ये जो बनाई गई है त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनके पास जो है ट्यूशन की सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती है या बहुत महंगे ट्यूशन होते हैं और उनके माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर इनके लिए अग्रसर है, इनको हर तरह से जो है हेल्प कराता है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को हेल्प कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ये अत्यंत आवश्यक है। जितना शेयर कीजिएगा उतने लोगों के पास जाएगा और वो जो है मेरी गलतियों को एनालाइज करके मुझे ज़रूर मैसेज भेजेंगे और मुझे अच्छा भी लगेगा। कहते हैं ना जो व्यक्ति अपनी गलती देखता है वो सही होता है, क्योंकि अपने गलतियों को बेस्ट से बेस्ट बनाना, ठीक है, उसको और अच्छे से सुधारना ही एक अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। तो यही बात आप पे भी लागू होती है और यही बात मेरे पे भी लागू होती है। कहते हैं आपको कार्य और उत्पाद को बेहतर बनाना है तो ये और कुछ भी नहीं बल्कि आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अंत मूल्यांकन आपकी गलती और कमजोरियों को समझने में भी सहायता करता है ताकि उनकी जांच हो जाए और भविष्य में उन्हें दोहराया न जाए। यह जो है प्रतिष्ठित यानी फीडबैक कहलाती है। तो ये फीडबैक देना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक भी माना जाता है। इससे क्या होगा, कोई चीज़ आपके समक्ष बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट होगी। यदि आपको लगेगा कि मूल्यांकन आखिरी चरण में दिया गया है परंतु यह प्रबंधन के प्रत्येक चरण में किया जाता है। जैसे कोई कार्य करते हैं उनका जो है मूल्यांकन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी माना जाता है। ठीक है, आपको प्रत्येक चरण में मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि अंत में आपको अपनी योजना व्यवस्था और नियंत्रण में परिवर्तन करने की स्थिति में भी होते। यानी कहते हैं कि इसमें जो है आपको व्यवस्था और नियंत्रण के दोष पता लग जाए और कई बार जो हो आपके जो योजना आपने बनाया है, जो आपने योजना दिखाई है, वो योजना जो है सफल भी हो। तो इसलिए जो होता है मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप ऐसा कर सके तब अंतिम परिणाम में आप सुधार सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से भी पूरा कर सकते हैं। यदि नहीं तो भविष्य में आप और अच्छे कार्य करना भी सीख सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति अपने कार्य का दोबारा मूल्यांकन करता है वही सफल होता है। इसका सबसे एग्जाम्पल यही होता है कि मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ा समझा, आप इसके जो है मेन पॉइंटों को लिख के देखिए। क्या आपको लगता है कि जो पॉइंट आपने लिखा है वो सही है? लिखने के उपरांत दोबारा इस वीडियो को देखिए और मिलाइए कि आपने जो शब्द लिखे हैं क्या वो शब्द सही भी हैं कि गलत है। तो इस प्रकार जो है आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो और अपनी गलती की जो है परख भी कर सकते हो। मैं सदैव दोस्तों एक ही बात कहता हूँ, जो व्यक्ति जो है गलती को नहीं जानते हैं, नहीं परखते हैं, वो कभी भी सही नहीं होते हैं। कहते हैं अपने आप को महान कह लेने से महान कोई व्यक्ति नहीं बन जाता है।
ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। बाकी का जो पार्ट है हम पार्ट बी में करेंगे, उसमें और कुछ जानेंगे कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है, हमें किस प्रकार जो है संसाधन प्रबंधन की व्यवस्थाओं को जांचना एवं परखना चाहिए और कौन कौन से तरीके जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को इसी तरह देखते रहिए और अगला पार्ट देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। तो ये अधूरा जानकारी मत रखिएगा, इसका बी पार्ट अवश्य देखिएगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।